नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे कैसे वक्फ बिल पर उद्धव हुए बेनकाब। नागपुर हिंसा में मास्टरमाइंड ने ऐसा क्या बताया कि उड़े जांच एजेंसियों के होश। दिशा सालियान केस में क्या बदल गई थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। कुणाल कामरा को लेकर क्या है पुलिस का नया एक्शन, और हिंदी तमिल के बाद मराठी पर क्यों मचा है बवाल। इसके अलावा जानेंगे कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन, कौन किसे दे रहा है चुनौती। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस। वक्फ बिल पर उद्धव ठाकरे के स्टैंड पर मचा बवाल। बीजेपी बोली उद्धव करेंगे वक्फ का समर्थन। नागपुर हिंसा में जांच एजेंसियों को मिली बड़ी कामयाबी। मास्टरमाइंड ने बताया कौन है हिंसा का असली गुनहगार। दिशा सालियान ने नहीं की थी सुसाइड, बदल दी गई थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पूर्व कमिश्नर पर उठ रहे हैं सवाल। कुणाल कामरा शो की ऑडियंस को क्यों पुलिस ने भेजा नोटिस। शिवसेना नेता के ललकार, मुंबई आने पर होगा जोरदार स्वागत। हिंदी और तमिल के बाद मराठी भाषा पर मचा है बवाल। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने की युवक की प्रचार। खबरों में सबसे पहले बात वक्फ बिल की। वक्फ का टाइम ओवर हो गया है। पीएम मोदी के पास पूरे नंबर हैं। आज लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश हो गया। सरकार ने इस बिल पर चर्चा के लिए 8 घंटे तय किए हैं। विपक्ष ने बिल पर 12 घंटे की चर्चा की मांग की। आज ही वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा का जवाब सरकार देगी और वक्फ संशोधन बिल पर वोटिंग होने वाली है। अब से कुछ देर बाद वक्फ पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। शिवसेना शिंदे गुट के राज्यसभा सांसद मिलिंद देवड़ा ने 1 अप्रैल को वक्फ बिल को लेकर उद्धव गुट पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी विचारधारा के स्तर पर कंफ्यूज है। हमारी पार्टी इस बिल का समर्थन कर रही है और इस बिल से आम मुसलमानों को फायदा होगा। शिंदे गुट के राज्यसभा सांसद मिलिंद देवड़ा ने आगे कहा, विपक्ष ने सीएए और धारा 370 पर एक फेक नैरेटिव चलाया था। वैसे ही वक्फ बिल को लेकर भी फेक नैरेटिव विरोधियों की तरफ से चलाया जा रहा है। उद्धव ठाकरे भी आने वाले दिनों में वक्फ बिल का समर्थन करेंगे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे के रुख को लेकर उन्होंने कहा कि मनसे को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता। शिवसेना शिंदे गुट राज्यसभा सांसद मिलिंद देवड़ा ने इस मसले पर 3 दिन पहले मीडिया से बातचीत में कहा था कि जब भी वक्फ का मुद्दा आता है तो कुछ लोग खास समुदाय के लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। उन्हें बताया जाता है कि केंद्र का फैसला उनके खिलाफ है। उन्होंने मुस्लिम समुदाय से केंद्र सरकार पर भरोसा करने और ऐसे सुधारों का समर्थन करने ताकि ये बिल उनके बच्चों के लिए भी फायदेमंद हो सके, उन लोगों के जाल में ना फंसने और जो उन्हें सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं। आपको बता दें कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर सियासी दल 2 गुटों में बंटे नजर आ रहे हैं। सत्ता पर काबिज एनडीए इस बिल को मुसलमानों के हित में बता रही है, जबकि दूसरी तरफ इंडिया अलायंस में शामिल कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, सीपी, आरजेडी, सपा जैसे दलों का आरोप है कि इस बिल के जरिए केंद्र सरकार मुसलमानों का हक छीनने की कोशिश में जुटी है। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का भी एक बड़ा बयान सामने आया है वक्फ संशोधन बिल पर। उन्होंने कहा, हर रविवार को केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू कहते हैं कि अगले हफ्ते वक्फ संशोधन बिल सदन में लाया जाएगा। या तो वो जनता का ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहे हैं या फिर वो चाहते ही नहीं है कि बिल पेश हो, क्योंकि उनके पास पूर्ण समर्थन नहीं है। रोज रोज एजेंडा तैयार करना दिखाता है कि वो किसी जरूरी चीज से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे देश के मुद्दे हैं जिससे ध्यान भटकाने के लिए एजेंडा लाया जाता है, लेकिन एजेंडे के अनुसार काम नहीं होता। इधर मिलिंद देवड़ा का भी बयान यह है कि आने वाले वक्त में उद्धव ठाकरे खुद इस बिल के समर्थन में खड़े नजर आएंगे। और खबरों में अब रुक करते हैं नागपुर का। नागपुर में भड़की हिंसा के मास्टरमाइंड फहीम खान की गिरफ्तारी के बाद अब जांच एजेंसियों की नजर सैयद आसिम अली पर है। अली माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी का पदाधिकारी है और नागपुर हिंसा के बाद से फरार बताया जा रहा है। उसकी संदिग्ध गतिविधियों के चलते पुलिस को शक है कि वो इस साजिश का अहम हिस्सा हो सकता है। इससे पहले अली का नाम हिंदू नेता कमलेश तिवारी की हत्या के मामले में भी सामने आ चुका है, जिसके चलते वो 4.5 साल जेल में भी बिता चुका है। सैयद आसिम अली, जो नागपुर के झिंगाबाई टाकली इलाके का रहने वाला है, पहले भी कई विवादों में वो फंस चुका है। 2019 में उसने कमलेश तिवारी की हत्या के आरोपी की जीप काटने पर इनाम देने की घोषणा की थी। तिवारी की हत्या के बाद उसे गिरफ्तार किया गया और 2024 तक जेल में रहा। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2024 में उसे जमानत दी थी, जिसके बाद वो नागपुर लौटा। नागपुर हिंसा के दौरान उसकी मोबाइल की जो लोकेशन है वो उन इलाकों में दिखाई दे रही है जहां हिंसा हुई।
सीसीटीवी फुटेज में भी उसकी मौजूदगी देखी गई है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक नागपुर हिंसा कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि पहले से इसे पूरी प्री प्लान साजिश के तहत अंजाम दिया गया। आसिम अली ने 2019 में नितिन गडकरी के खिलाफ चुनाव लड़ा था और 2024 लोकसभा चुनाव में उसने फहीम खान को भी गडकरी के खिलाफ खड़ा किया। पुलिस को शक है कि नागपुर हिंसा के पीछे राजनीतिक मकसद भी हो सकता है। चुनाव से कुछ महीने पहले गडकरी को जैश-ए-मोहम्मद के समर्थकों ने धमकी भरे कॉल आने की पुष्टि भी की थी। जांच में सामने आया कि 17 मार्च को हिंसा से पहले आसिम अली गणेशपेट पुलिस स्टेशन में देखा गया था। उसके बाद कुछ प्रदर्शनकारी भी मौजूद थे और उसके मोबाइल से हिंसा भड़काने के लिए कई कॉल किए गए थे। आरोप है कि उसने अलग अलग इलाकों में जाकर युवाओं को इकट्ठा किया और सेंट्रल नागपुर में भेजा। जानकारी के मुताबिक आसिम अली नागपुर के हंसपुरी इलाके में हार्डवेयर का कारोबार करता है, लेकिन इसी इलाके में सबसे ज्यादा हिंसा देखने को मिली, जहां 100 से ज्यादा गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया था। और जांच एजेंसियां अब इस मामले से जुड़े हर पहलू की छानबीन कर रही हैं और फरार आरोपी आसिम अली की तलाश जारी है। और खबरों में अब बात करते हैं आदित्य ठाकरे की बढ़ती मुश्किलों की। सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान के मामले में एक और बड़ा अपडेट सामने आया है। मुंबई पुलिस में 2 तत्कालीन सहायक पुलिस आयुक्त रहे एपी निपुंगे और भीमराज घाटके ने दिशा के पिता सतीश सालियान के साथ मिलकर उनके वकील नीलेश ओझा को एक पेन ड्राइव सौंपी है, जिसमें बेहद संवेदनशील सबूत शामिल हैं। ये पेन ड्राइव दिशा सालियान के रेप, मर्डर और इसके बाद कवर अप को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी है। इस पेन ड्राइव में तस्वीरें, वीडियो, स्टिंग ऑपरेशन की फुटेज और दूसरे कई अहम दस्तावेज भी शामिल हैं, जो मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह और दूसरे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ गंभीर आरोपों की तरफ इशारा करते हैं। इन सबूतों में यह दावा किया गया है कि दिशा की हत्या को आत्महत्या के रूप में दिखाने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जानबूझकर हेरफेर किया गया। इन नए खुलासों से दिशा सालियान की मौत की गुत्थी सुलझाने में मदद मिल सकती है और मामले की जांच को एक नई दिशा मिल सकती है। इस महत्वपूर्ण सबूत के आधार पर जांच एजेंसियों को अब और ज्यादा जानकारी मिल सकती है, जिससे अपराधियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई हो सकती है। जल्दी इस मामले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी, जिसमें इन सबूतों का और खुलासा किया जाएगा। आपको बता दें, इससे पहले दिशा सालियान के पिता ने मीडिया से बात करते हुए शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे समेत केस से जुड़े कई लोगों के नार्को टेस्ट कराने और खुद के लिए सुरक्षा की मांग की थी। दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने कहा था कि मैंने खुद अपने सहयोगियों की सुरक्षा की मांग की है और इस केस से जुड़े जो भी गवाह हैं उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। साथ ही सीन रिक्रिएशन की मांग की है, क्योंकि दिशा इमारत से 25 फीट की दूरी पर, वो भी पार्किंग में खड़ी गाड़ी पर नहीं बल्कि उसके बगल में गिरी थी। अगर वो इमारत की छत से गिरी होती तो 25 फुट दूर जाकर कैसे गिरती? ऐसा हो ही नहीं सकता। इसके पीछे बड़ी साजिश है जिसकी जांच होनी चाहिए। और खबरों में अब बात कुणाल कामरा के। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को पुलिस ने नोटिस भेजा था। वहीं अब पुलिस उनके शो में मौजूद दर्शकों को भी नोटिस जारी कर चुकी है। पुलिस दर्शकों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रही है। आपको बता दें कि सोमवार 31 मार्च को खार पुलिस माही में उनके घर पहुंची थी, लेकिन इस दौरान वहां कामरा नहीं मिले। कामरा ने इसको लेकर एक्स पर एक पोस्ट साझा की, जिस पर बवाल मचा। उन्होंने कहा है कि ये पुलिस की सिर्फ समय की बर्बादी है। पुलिस ने 2 फरवरी 2025 को हैबिटेट स्टूडियो में हुए कामरा के स्टैंड अप शो में शामिल हुए लोगों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए हैं। पुलिस शो के दौरान एकनाथ शिंदे पर की गई टिप्पणी की जांच करी और इसके अलावा पुलिस ने सीआरपीसी के सेक्शन 179 के तहत दर्शकों को नोटिस भी जारी किया, जो पुलिस को जांच के लिए गवाहों को बुलाने का अधिकार देता है। आईपीएस अधिकारी से वकील बने वाईपी सिंह ने कहा है कि पुलिस के पास शो में मौजूद 102 दर्शकों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए अधिकार है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि इसके लिए दर्शकों को बुलाना जरूरी नहीं है, क्योंकि इस केस में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पहले से ही मौजूद है, जिसकी जांच पुलिस कर रही है। अब और सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। इधर कुणाल कामरा ने मद्रास हाईकोर्ट में इंटरिम जो बेल थी वो ले ली है और उन्हें फिलहाल 7 अप्रैल तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। और खबरों के आखिर में बात मराठी पर मचे बवाल की। अब तक तमिल और हिंदी भाषा को लेकर विवाद देखने को मिल रहा था और इस सब के बीच मराठी भाषा को लेकर विवाद गर्मा गया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता मराठी भाषा को इम्पोर्टेंस दिलाने के लिए अभियान चला रहे हैं। इसी कड़ी में बीते दिन मुंबई के पवई के L&T कंपनी में सुरक्षा गार्ड के अपशब्द कहने पर उसके साथ मारपीट की गई। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद एक नई जंग छिड़ गई है। और यहाँ पर जो
प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनके मुताबिक पवई के LNT परिसर में एक व्यक्ति ने मराठी भाषा को लेकर अपमानजनक बयान दिया था। गार्ड ने मराठी भाषा को लेकर कहा था कि मराठी गया तेल लगाने। इसके बाद वहां मौजूद MNS के कार्यकर्ताओं को इसकी जानकारी मिली। MNS कार्यकर्ताओं ने फौरन घटनास्थल पर पहुंचे और सुरक्षा गार्ड को मराठी का सम्मान करने की चेतावनी देते हुए उसे एक थप्पड़ मार दिया। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने एक बार फिर मराठी के मुद्दे को आगे करते हुए कहा है कि मुंबई में कुछ लोग कहते हैं कि हम मराठी नहीं बोलेंगे, लेकिन जो लोग मराठी नहीं बोलेंगे तो उनके कान के नीचे तमाचा मारने का काम भी किया जाएगा। महाराष्ट्र में मुंबई में मराठी का सम्मान किया जाना चाहिए, ये उन्होंने साफ कर दिया। राज ठाकरे के मन से सैनिकों से अपील की है कि वो पता लगाएं कि महाराष्ट्र के हर बैंक में मराठी भाषा का इस्तेमाल होता है या नहीं। ये पहली बार नहीं है जब MNS कार्यकर्ताओं ने मराठी भाषा का अपमान करने वालों के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया हो। इससे पहले वर्सोवा के DMart में एक कर्मचारी को सिर्फ इसलिए पीटा गया क्योंकि वो मराठी नहीं बोल पा रहा था। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिसमें MNS कार्यकर्ता कर्मचारी से कान पकड़कर माफी मंगवाते हुए भी नजर आए थे और उसके बाद वो कर्मचारी मार्ट में नौकरी के लिए भी नहीं पहुंचे थे। इस कदर वो डर गए थे। यानी मराठी को लेकर अब महाराष्ट्र में बवाल छिड़ गया है और ये सब जो हो रहा है वो सिर्फ निकाय चुनावों को लेकर हो रहा है। BMC चुनावों का ऐलान होने वाला है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दल इस तरह की मुहिम में जुट जाते हैं। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं और बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।